हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम का शिक्षक भर्ती का एग्जाम कुछ ही महीनों में होने वाला है ना। तो उसके लिए हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ मैथ्स के वीडियोस पहले ही चैनल पे प्रोवाइड किए जा चुके हैं। हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपके जो सिलेबस है एक्सपेक्टेड सिलेबस, क्योंकि व्यापम ने अभी तक कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है, तो एक एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उस वीडियो पे जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं। ठीक। आज जो हम यहाँ पर कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा अलजेब्रा, बीजगणित। जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक न्यूज कटिंग में मिला था हमें, उसके अकॉर्डिंग अलजेब्रा से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 मार्क्स, है ना। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इन 10 मार्क्स के लिए हम अलजेब्रा की बेसिक जानकारी आज से स्टार्ट करेंगे। उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। अलजेब्रा जो है वो दिखने बस में कठिन लगता है, लेकिन जब उसको हम पढ़ते जाते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाता है। क्वेश्चंस भी एकदम इजिली बनते हैं, एकदम बहुत भारी भरकम उसका सॉल्यूशन नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं करना रहता है। बेसिक बेसिक चीजें, जोड़ना घटाना गुणा भाग, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। आराम से आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से, एकदम बारीक चीजों से, जहां से अलजेब्रा चालू होता है। वो है हमारा बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पहले चर संख्या यानी कि वेरिएबल होता क्या है, और अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं। चर संख्या, जैसे कि इसका नाम देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है, चर। चर यानी कि चलने वाला, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, चलने वाला। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो एक जगह पे स्थायी नहीं रहेगा, यानी कि उसका मान कभी भी स्थायी नहीं रहेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका मान कभी भी स्थायी नहीं रहता, हमेशा परिवर्तित होते रहता है, ऐसी संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम ले अगर हम ले क्या, एक्स, वाई, ए, बी, पी, क्यू, जेड, है ना। ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना, या सिंबल्स के तरीके से दिखाए जाते हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, चर संख्याएं होती है। इसी के अपोजिट हम आ जाते हैं अचर संख्याओं में। आ लिखा हुआ है, हिंदी में हम पढ़ते हैं, अगर किसी शब्द के सामने में आ जोड़ दिया जाए, अनु जोड़ दिया जाए, तो वो उसका लगभग विपरीत हो जाता है। सभी केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में विपरीत हो जाता है, जैसे कि सफलता का असफलता। तो ऐसे ही चर संख्या का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, अचर संख्या, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, जो कभी भी अपने स्थान को छोड़ करके चलेगा नहीं, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, 5, 8, ऋण 3, 7/2 भिन्नात्मक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, या फिर अपरिमेय संख्या हो गई, करनी के रूप में हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, यानी कि ये जो जितनी भी संख्याएं होती है वो कैसी संख्याएं होती है, आपकी अचर संख्याएं होती है। ठीक है। अब जब चर और अचर संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है गणित के 4 स्तंभों के साथ में। गणित के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, एक तो जोड़ना, दूसरा है क्या आपका घटाना, गुणा और भाग। गणित में सिर्फ यही 4 संक्रियाएं हैं जिनको हम अलग अलग सिंबल से या अलग अलग तरीकों से अलग अलग नाम देते जाते हैं जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो क्या है, 4 स्तंभ, गणित के 4 स्तंभ, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रिया कहा जाता है ना। जोड़ना को भी संक्रिया कहेंगे, घटाना, गुणा और भाग सभी को संक्रिया कहते हैं, चारों के चारों को। ठीक है। तो जब चर संख्या और अचर संख्या को आपस में कंबाइन किया जाता है, किनके माध्यम से, इन संक्रियाओं के माध्यम से, जब उनको कंबाइन कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, तो जो भी पद हमको दिखाई देता है ना, एक प्यारा सा पद दिखाई देता है, जैसे कि 3x+8। हमने क्या किया, ये अचर संख्या, ये अचर संख्या और ये वाली चर संख्या, इनको आपस में मिला दिया,
है ना। किसके माध्यम से? ये धन चिन्ह के माध्यम से। वो क्या है? एक गणितीय संक्रिया है। ठीक है ना। तो जब हम इन चीजों को आपस में, चर संख्या अचर संख्या को किसी संक्रिया के माध्यम से आपस में मिला देते हैं या एक साथ लिख देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन बनता है, ये जो व्यंजक बनता है, इसे ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक। जो अचर संख्या है उनको स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पे अचर संख्या नहीं लिखा है तो क्या लिखा रहेगा? स्थिरांक लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लोग मैथ्स पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो आसान है, उनको ये बेसिक चीजें पता है। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उन लोग भी 10th तक तो मैथ्स पढ़े ही पढ़े हैं, है ना। तो अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, तो एक बेसिक जो इसका डेफिनेशन है वो देख लेते हैं बीजीय व्यंजक का। चर, स्थिरांक तथा गणितीय संक्रियाओं धन, ऋण, गुणा और भाग से बनी गणितीय अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ लेना चाहे अगर हम ले सकते हैं, 5 a का वर्ग ऋण 3, ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब एक बीजीय व्यंजक में कौन कौन सी चीजें हमने देखी? देखिए क्या क्या देखा हमने। एक तो हमने देखा स्थिरांक, देखा स्थिरांक यानी कि अचर संख्या। एक देखा क्या? चर संख्या। और तीसरी चीज क्या देखी? उसकी संक्रिया। तीन चीजें हो गई। पहली क्या हो गई? चर संख्या देखी हमने। दूसरा क्या देखा? अचर संख्या देखा। तीसरा हमने देखा क्या? तीसरा हमने देखा संक्रिया, है ना। धन, ऋण, गुणा और भाग, ये संक्रिया देखी। इसके अलावा और क्या देखा हमने? इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? हम घात देख सकते हैं कि उसकी घात क्या है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो चर संख्या देखा हमने, अचर संख्या देखा, अचर संख्या के साथ साथ में उसका गुणांक देखा, गुणांक अभी बताते हैं। घात और संक्रिया, संक्रिया के बारे में आपको समझ में आ गया, चर समझ में आ गया, अचर समझ में आ गया। गुणांक के बारे में समझते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3 y का, y की घात 2 ऋण 5, ऐसा हमने लिख दिया, है ना। तो इसको अलग अलग करते हैं। इसमें चर संख्या कौन सी है? हमारी y है। चर संख्या कौन कौन सी है? तो अचर संख्या के रूप में किसको लेंगे हम? 3, 5, ये अचर संख्या हो गया। दो अचर संख्या है हमारे पास। घात, तो ये घात किसकी घात बताता है? गुणांक, गुणांक को पहले देखते हैं। गुणांक क्या है? तो देखिए ये y के सामने में क्या लिखा हुआ है? 3, तो जो 3 है वो y का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। उस चर संख्या के साथ में किसी अचर संख्या को जो गुणा हुआ रहता है ना, उस अचर संख्या को ही उसका गुणांक कहता है। तो गुणांक के रूप में y स्क्वायर, y स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास? 3, है ना। घात, तो जो चर संख्या होगी उसकी जो भी घात होगी वही हमारी बीजीय व्यंजक की घात कहलाएगी। तो ये घात क्या हो गया यहाँ पर? 2। और संक्रियाएं मतलब कि ऋण, धन, तो क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पे? इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है, यानी कि हमारा संक्रिया के रूप में गुणा यूज हुआ। और एक चिन्ह हमारे को, हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या? माइनस, ऋण का चिन्ह। ठीक है। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आई कि ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि व्यापम का आप पैटर्न जानते हैं, क्या करता है वो? सीक्वेंस से जमाइए, है ना, यही देता है। निम्नलिखित को सीक्वेंस से जमाइए, क्रम के अनुसार जमाइए, व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए? चर की, अचर और गुणांक की, घात की, और उनमें होने वाली संक्रियाओं की। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर है? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि इनके और क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है। यहाँ देखते हैं हम, जो हमारे बीजीय व्यंजक है उनको पदों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाता है। जैसे कि हमने लिखा, अभी जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं हम। हमने लिया था क्या? ठीक, हमने क्या लिया था यहाँ?
3 y का वर्ग ऋण 5 ऐसा लिया था। ठीक है। अब जो संक्रिया ऋण और धन है ना, ये एक ऋण है, यहाँ पे ऋण की जगह पे धन हो सकता था, है ना। उसकी वजह से हमको दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। एक पार्ट ये बन गया है और दूसरा पार्ट ये बन गया है, दो पार्ट दिख रहे हैं ना। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पद। ये पहला पद और ये दूसरा पद। अगर पदों के लिए हम क्या करें, व्यंजक अलग अलग बनाए, तो ये एक व्यंजक वाला हो गया, ये एक व्यंजक वाला होगा। दोनों को ऋण या धन से अलग कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, दो व्यंजकों वाला। वैसे हम और बढ़ाते जाएंगे तो इसको और बढ़ा सकते हैं, 3y² धन 5y ऋण 9 ऐसा कर दिया मैंने, तो ये एक व्यंजक, दो व्यंजक, तीन व्यंजक, तीन व्यंजक है ना। इसी के आधार पर इसे क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है एक पदी, मोनोमियल। यानी कि एक पद वाले जितने भी व्यंजक होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि 5x ऋण 7a, 7a², 9 अलग अलग है, सब सिंगल सिंगल है ना। उसके साथ में कोई दूसरा पद जुड़ा या घटा हुआ नहीं है। ठीक। गुणा और भाग वाले जो होते हैं ना, जैसे कि ये 3y² का आपस में गुणा हुआ है, या 3 ऐसे लिख दें, अगर 3/2 y² ऐसा लिख दें, तो इसको हम एक पद ही काउंट करते हैं। पदों को अलग कैसे करेंगे, वर्गीकृत कैसे करेंगे, अलग कैसे करते हैं, दो या तीन पद कैसे बनाएंगे, ऋण या धन की सहायता से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, द्विपदी मतलब इसमें दो पद होंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक और दो। ठीक है। तीन पदी यानी कि त्रिपदी यानी कि तीन पद होंगे, एक पद, दो पद, तीन पद। ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कि तीन पद है, ये दूसरा बीजीय व्यंजक है जिसमें कि तीन पद है ना। ऐसे ही बहुपदी यानी कि तीन पद से ऊपर जितने भी होंगे उन सबको हम किस पे काउंट कर सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, बहुपदीय व्यंजक या फिर बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है क्या हमारा, बहुपद। इससे एक ना क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है किसमें, अभी 2025 में जो वार्ड बॉय का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कहता है क्वेश्चन, एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं और पदों के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए, सीक्वेंस से जमाना है ना। क्या क्या दिया है हमको, संक्रिया, बीजीय व्यंजक, घात, चर और अचर। अभी यही चीज हमने देखा था, है ना। सबसे पहले क्या आता है, चर। सबसे पहले किसको देखा जाएगा, चर को देखा जाएगा। दूसरा, चर के साथ में उसका अचर एवं गुणांक, अचर एवं गुणांक। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, कि उस चर की घात क्या है। ठीक। और चौथा, जब इन चरों और अचर को आपस में मिलाया जाता है तो कौन कौन सी संक्रियाओं के माध्यम से हम उनको आपस में मिलाकर के व्यंजक बना रहे हैं, संक्रियाएं, है ना। और लास्ट में इन सब को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, इन सब के फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, व्यंजक मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्रम आपका रहेगा। इसमें देखते हैं कौन सा क्रम आ जाएगा, तो ये पहला हो जाएगा, ये वाला आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसी क्रम में जमेगा। ठीक है, देखिए कहां पर आ जाएगा, एन, एन के बाद ओ, तो एन, एन के बाद ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप, है ना। चलिए, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, आराम से करते चलेंगे। जिनको भी नहीं समझ में आएगा एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि एक बार पढ़ने से कई बार चीजें छूट जाती है। आप इसको रिपीट करके जरूर पढ़िएगा। चलिए, आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, बहुपद। हमने अभी ही देखा था बहुपद के बारे में, जब पदों में तीन से ज्यादा पद हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, है ना। बहुपद बीजीय व्यंजक का ही एक रूप होता है
जिसमें चरों की घात को देखा जाता है। अगर नाम दे दिया जाता है, एक पद, दो पद, तीन पद, और अगर तीन से ज्यादा है तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं? बहुपद नाम देते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक या भिन्न ना होकर के पूर्ण संख्या होती है, ये इसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो हमने लिया था 3 वाई स्क्वेयर ऋण 5। ठीक है। अब इसका चर क्या है? y है। y की घात को देखना है हमको। y की घात कितनी है यहाँ पे? 2। क्या ये धनात्मक है? हाँ धनात्मक है। क्या ये ऋणात्मक है? तो ऋणात्मक नहीं है। क्या ये भिन्न है? भिन्न भी नहीं है। है ना? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं हम? एक तो हम जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है? एक से चालू होगा और जाए आगे जाएगा। ठीक है। प्राकृत संख्या में क्या मिसिंग था? 0। 0 मिसिंग है, तो ये क्या आ जाएगा? 0 को इसमें और डाल देंगे तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या इस पूर्ण संख्या में कहीं भी ऋणात्मक है क्या? ऋणात्मक संख्या है क्या? नहीं है। है ना? ऋणात्मक संख्याएं इसके पास नहीं है। बटे के रूप में, p बटे q के रूप में भी संख्याएं इसमें नहीं है। इसमें संख्याएं कहाँ से चालू होगी? शून्य से चालू होगी, और हो सकता है कहाँ तक चली जाए? अनंत तक चली जाए। उत्तर नंबर हम ले सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्या, यानी कि जब भी किसी भी व्यंजक में चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो उसे हम बहुपद कहेंगे, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसे देखिए, x की घात 2 धन 5x, क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं। x की घात 2 लिखा है और 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। पहला पद इसका बहुपद है। दूसरे पद में आए, x की घात कितनी है? इसमें 1, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि उसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, व्यंजक बनाएंगे, तो भी क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है। बाय डेफिनेशन चल रहे हैं। चलिए इस वाले में देखें, तो इसमें x की घात कितनी है? 3। इसमें x की घात कितनी है? 1। इसमें x की घात नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लिख सकते हैं x की घात 0, क्योंकि घातांक का नियम हम जानते हैं। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये घातांक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा? आपका बहुपद कहला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, क्या ये बहुपद है? चेक कीजिए। यहाँ पे इसको जब पलट दिया जाएगा, x की घात ऋण 1 हो जाएगी। हम जानते हैं ना, x की घात ऋण 1, घातांक का नियम 1 बटे a। x की घात ऋण m लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे a की घात m लिख सकते हैं घातांक के नियम से। ठीक है। अब देखिए, इसकी जो घात है वो ऋणात्मक होगा, यानी कि इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे हमारी डेफिनेशन से। ऋणात्मक या भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। है ना? यहाँ पे देखिए, x की घात ऋण 2, यहाँ पे भी ऋण आ गया। अब इसको चेक कीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है? x की घात 1 बटे 2, करनी लिखा हुआ ना, करनी यानी कि 1 बटे 2। यहीं पे लिखा जा सकता था x, और इसके करनी का आधार दे देता 4, तो इसको क्या लिखते? x की घात 1 बटे 4। ये भी भिन्नात्मक हो गया, ये भी भिन्नात्मक हो गया, यानी कि ये दोनों बहुपद नहीं है। ठीक है। यहीं पे अगर हम ले लें क्या? 0, x की घात 5, तो क्या ये बहुपद होगा? चेक कीजिए, क्या ये बहुपद होगा? हमको सिर्फ क्या चेक करना रहता है? जो x की घात है बस उसे चेक करना रहता है। x की घात कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, और 5 क्या पूर्ण संख्या है? 5 पूर्ण संख्या है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा। ठीक है। करेक्ट है। चलिए, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही बेसिक चीजों से क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं। कूट मिलाने वाले, मैच करने वाले, उसमें ऐसी चीजों को दे दिया जाता है, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। है ना? चलिए आगे आते हैं हम। अब पढ़ते हैं बहुपद की घात। अभी हमने देखा बहुपद की घात क्या होता है, लेकिन जब बीजीय व्यंजक बड़ा हो, है ना, बीजीय व्यंजक अगर बड़ा हो, कई पदों का हो, 4-5 पदों का हो, 2 पदों का हो, 3 पदों का हो, एक पद में ढूंढना तो आसान है, 2 से ज्यादा पद होंगे तो फिर कैसे ढूंढेंगे? ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे? जो चर संख्या होती है ना, चर संख्या की जो अधिक घात होती है वही क्या कहलाती है? उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि यहाँ चर संख्या क्या है?
एक्स, एक्स की घात कितनी है 1, इसलिए पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई 1। ठीक है क्या? इसके बाद देखिए ये x की घात कितनी लिखी हुई है 2, यहाँ x की घात कितनी है 1, यहाँ अधिकतम घात कितनी है x की, अधिकतम घात है 2, यानी कि पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये x की घात कितनी है 5, x की घात कितनी है 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x की घात 0, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं बिल्कुल, है ना। x की घात कितनी हो जाएगी 0। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 5, इसलिए पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें। ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में और आया, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर जिन्होंने दिलाया होगा 2025 का, है ना, तो आराम से बन गया होगा थोड़ा बहुत, अगर उनको नॉलेज रहा होगा। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। सही है क्या? स्टेटमेंट सही है क्या? सही है ना। जो बहुपद होते हैं उनकी जो चर की घातें होती है वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अभी कथन क्या दिया हुआ है उसके बेस पे हमको इसको बताना है, इन कथन और कारण को बताना है। ऋण 7 एक अचर बहुपद है। अचर बहुपद है, क्या लिख सकते हैं हम? ऋण 7 x की घात 0। ठीक है, चूंकि इसमें x की घात 0 का लोप हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको क्या कह दिया जा रहा है? अचर बहुपद कह दिया जा रहा है ना। हम उसको ऋण 7 भी लिख सकते हैं। हमको जो संख्या गुणांक दिया हुआ है ना उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। बहुपद के लिए हम क्या चेक करते हैं? जो अचर संख्या सॉरी चर संख्या है उसकी घात क्या है वो हमको पता होनी चाहिए। तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। x घात 0 है और 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक, अचर बहुपद घात 0 होता है। सही है क्या? यहां से चेक कीजिए, ऋण 7 दिया हुआ है जिसको हम ऋण 7 x की घात 0 लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से अचर बहुपद का घात 0 होता है। करेक्ट है। अचर बहुपद की घात जब 0 हो जाती है तो ही हम उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। जब कि चर की घात 0 हो जाती है तब। ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और जो कारण है वो इस कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। चलिए आगे हम देखते हैं फिर। अब जैसे हमने बहुपद देखे हैं, अब बहुपदों को जोड़ेंगे कैसे और बहुपदों को घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे और उनको भाग कैसे करेंगे, इन चीजों को देखते चलते हैं। चलिए देखते हैं कि बहुपदों को जोड़ेंगे कैसे। हम दो बहुपद ले लेते हैं इसके लिए। एक ले लेते हैं हम, वही हमारा 3 y ले लेते हैं इस बार, और ऋण 5। पहले धन से चालू करते हैं। 3y धन 5, और दूसरा मैंने ले लिया ऋण 5y और धन 8। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? ये पहला बहुपद और ये दूसरा, दो बीजीय व्यंजक हो गए हमारे पास, या दो बहुपद हो गए। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कहा जा रहा है ना। इन दोनों को आपस में क्या बोला जा रहा है? जोड़ने के लिए। तो इनके बीच में क्या लगा दिया हमने? धन का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे? जो चर चर वाली संख्याएं है ना, चर वाली, एक ही समान चर वाली, उनको एक साइड रख देंगे, और जो अचर वाली है उनको एक साइड रखेंगे। एक साइड रखने का मतलब बराबर करके दूसरे साइड नहीं रखना है, वो समीकरण में पढ़ेंगे, अभी समीकरण नहीं पढ़ रहे। बस उनको क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। जैसे कि पहले हम लिख सकते हैं 3y। अब यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है, यहाँ पे धन चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5y। और अब जितनी हमारी चर संख्याएं हैं उनको आपस में सॉरी अचर संख्या उनको रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक धन है और एक ऋण है। तो धन और ऋण को जब आपस में जोड़ा या घटाया जाता है तो क्या किया जाता है? वहां पे घटाया जाता है। घटाने की वजह से क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2y। चूंकि 5 क्या है? बड़ा है, बड़े के सामने में ऋण का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऋण आ जाएगा। ठीक है, ऋण 2y। और इसको हल करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाता है? 13। ठीक है, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल है ना। इसमें अगर और क्वेश्चन देखना चाहें तो
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। थोड़ी बड़ी घात ले लेते हैं। 4 x की घात 3, 3 x की घात 3, 2 x की घात एक ही रहने देते हैं और धन 8 लिखते हैं। इसको यदि हम जोड़ दें किसके साथ में, 5 x की घात 2 ऋण 3 x की घात 3 ऋण 2x इसके साथ में जोड़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, इसमें जो समान चर वाले रहते हैं उनको साथ में लिखते हैं। तो ये 4 x की घात 3 और यहाँ पे x की घात 3 लिखा हुआ है, यानी ये ऋण 3 x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे तो अब x की घात 2 वाला लिखेंगे। x की घात 2 यानी कि ये 5 x की घात 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद बिना x वाले या फिर x घात 1 वाले, तो x घात 1 में एक ये है ऋण 2x और एक यहाँ पर ऋण 2x। अब बिना x वाले में सिर्फ हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब x की घात 3 x की घात 3, अब इन दोनों को हल कर लेते हैं आपस में। इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी नहीं है। इन दोनों का आपस में जोड़ी बन गया, इसका भी जोड़ी नहीं है। तो जिसका जोड़ी नहीं है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, जिनकी जोड़ियां हैं उनको आपस में हल करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक धन में है एक ऋण में है। जब इसको किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये x की घात 1 x की घात 3 आ जाएगी। अब 4 बड़ा है इसलिए यहाँ पे, और 4 के सामने में धन चिन्ह है इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 5, इसका तो जोड़ी है नहीं तो इसको जस का तस उतार देंगे। इसमें देखिए एक ऋण में एक ऋण में, ऋण और ऋण आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जोड़ते हैं उनको, है ना। तो 2x और 2x को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। और ऋण ऋण की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में ऋण है इसलिए बड़ा का चिन्ह लेते हैं। दोनों समान है तो बड़ा क्या लें उसमें, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह ही बाहर आ जाएगा। अब इस 8 का तो जोड़ी है नहीं तो 8 को जस का तस लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब जब भी गुणांक में 1 लिखा रहता है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए x की घात 3 धन 5 x की घात 2 ऋण 4x धन 8 इस रूप में इसको लिखेंगे हम। ठीक है क्या, चलिए ये हो गया आपका क्या, बहुपदों को जोड़ना। अब घटाना। जोड़ने और घटाने में कई लोगों को दिक्कत आता है तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे। ठीक है, आप चिन्हों का आपस में जोड़ना घटाना देखिए। हमारे पास दो संख्याएं होती है, एक बार में हम दो ही संख्या को जोड़ते घटाते गुणा और भाग करते हैं ना, दो से अधिक को नहीं करते हैं एक बार में। ठीक है, पॉइंट वाइज एक के बाद एक क्रम के अनुसार हम वो चीजों को करते जाते हैं, संक्रिया को दोहराते जाते हैं। चलिए देखिए, तो जब भी हमारे पास पहली संख्या में अगर धन चिन्ह दिया सामने में, है ना, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब कि धन चिन्ह है। तो अगर पहली संख्या में धन चिन्ह दिया हो, दूसरी संख्या में भी धन चिन्ह दिया हो, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। फिर अगर पहली संख्या में धन चिन्ह है, दूसरी संख्या में ऋण चिन्ह है, तो इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, पहली संख्या में ऋण चिन्ह है, दूसरी संख्या में धन चिन्ह है, इसको भी क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, अब पहली संख्या में अगर ऋण चिन्ह है, दूसरी संख्या में भी अगर ऋण चिन्ह है, तब इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं जब दोनों संख्याओं के पास में सेम चिन्ह रहेंगे तो जुड़ेगा, और अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो घटेगा। अब चिन्ह को लेते कैसे हैं, क्योंकि पूरे समीकरण और बहुपद हम जो पढ़ रहे हैं उसमें चिन्हों का बहुत महत्व है। चिन्ह नहीं छूटने चाहिए, चिन्ह छूटेगा तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे बीज गणित में क्या, पूरे गणित में कहीं पे भी एक चिन्ह गलत हुआ पूरा आंसर गलत आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर चिन्ह कैसे लेंगे, तो बड़ा का चिन्ह लेते हैं। जो भी संख्या बड़ी रहेगी उस संख्या के चिन्ह को हम लेंगे, बड़ा का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, ये है क्या आपका जोड़ना और घटाना। ठीक, अब चिन्हों का आपस में गुणा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
जोड़ना और घटाना। अब इसी का चिन्हों का आपस में गुणा कैसे होता है वो देखते हैं। भाग के लिए नहीं देखना पड़ता, क्योंकि भाग को पलट देंगे तो वो गुणा बन जाता है, तो भाग के लिए हम नहीं देखेंगे। अगर पहली संख्या के पास धन चिन्ह है और दूसरी संख्या के पास भी धन चिन्ह है, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? वो भी चिन्ह के रूप में क्या मिलेगा? सिर्फ चिन्ह को देखेंगे ना हम। ठीक है, चिन्ह क्या मिल जाएगा हमको? धन। पहली संख्या के पास अगर धन चिन्ह है और दूसरी संख्या के पास ऋण चिन्ह है, तो आपस में गुणा करने से क्या आ जाएगा? ऋण। पहली संख्या के पास ऋण है, दूसरी संख्या के पास धन है, तो भी क्या आ जाएगा? ऋण। पहली संख्या के पास ऋण है, दूसरी संख्या के पास भी ऋण है, तो इन दोनों आपस में मिल करके गुणा होकर के क्या बन जाते हैं? धन। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए या फिर कॉपी में नोट करके लिखिए। स्क्रीनशॉट कॉपी में नोट करके ही रखिए, बिना कॉपी में नोट किए आपको याद नहीं रहने वाला, है ना। जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी उनके लिए अच्छा है। क्लास बहुत ही बेसिक से चल रही है, जिनको नहीं आता या स्कूल के बच्चे हैं वो भी इससे सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं हम क्या? बहुपदों को घटाना। चलिए, शुरू शुरू की क्लासेस बहुत बेसिक चलेगी, उसके बाद फिर हम जो एडवांस क्वेश्चन होंगे उनको लेते चलेंगे। अभी आप प्रैक्टिस यहीं से चालू कीजिए, उसके बाद जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे उसको धीरे धीरे करते जाएंगे। घटाना सीखना है हमको, तो घटाने के लिए हम ले लेते हैं 3, वाई स्क्वायर वाला को ही ले लेते हैं। ऋण 5, इसको घटाना है किससे? 2 वाई स्क्वायर धन 8 से। ठीक है, इस प्रकार से हमको घटाना है। तो पहली जो संख्या है उसको वैसी का वैसी लिख देंगे, पहले बीजीय व्यंजक को। अब देखिए, ये कोष्टक के अंदर में हमारा व्यंजक है, कोष्टक के बाहर में एक चिन्ह दिया हुआ है। ये चिन्ह आगे जाकर के क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, इस पूरे के साथ में गुणा हो जाता है। गुणा वाला अभी हमने देखा है ना। ये ऋण है और ये क्या है? आपका धन है। तो ऋण और धन का आपस में गुणा होता है तो कौन सा चिन्ह आता है? ऋण चिन्ह आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 2 y का वर्ग। फिर ये ऋण है और ये धन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ऋण चिन्ह हो जाएगा गुणा होके, और क्या बन जाएगा ये? अब सेम प्रोसीजर जो हमने जोड़ने के लिए किया था, वही चीज क्या करना है यहाँ पे? हम घटाने के लिए करना है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है? ये वाली जगह को, इस व्यंजक से इस व्यंजक को जब घटाया जाएगा तो उस ऋण चिन्ह की वजह से जो पीछे वाला व्यंजक है उसका चिन्ह पूरा का पूरा बदल जाता है। चलिए, अब इसका जोड़ी बना दीजिए। 3 वाई स्क्वायर और ये ऋण 2 वाई स्क्वायर, यहाँ पे ऋण 5 ऋण, इन दोनों को जब आपस में घटाया जाएगा तो एक धन में है एक ऋण में है, ये घट के वाई स्क्वायर बचेगा। बड़ा का चिन्ह लेते हैं, 3 बड़ा है तो यानी कि यहाँ पे धन आ गया। यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ने से 13 आ गया। ऋण है जुड़ गया। तो अब इनको क्या करेंगे हम? बड़ा का चिन्ह लेंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ऋण 13 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको घटाना भी आ गया होगा अच्छे से। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे और फिर करते हैं क्या? गुणा। बहुपदों का आपस में गुणा देखेंगे और फिर देखेंगे उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणा करने के लिए सिंपल गुणा, जैसे 2 का 4 से गुणा, 6 का 8 से गुणा, वैसे ही चरों का भी गुणा आपस में किया जाता है। पहले एक पद के लिए करते हैं। मान लेते हैं हमारा पहला पद है 2x। पहला पद कितना है? पहला पद है 2x और दूसरा पद है 4x का वर्ग। इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा कीजिए। तो अचर संख्या का अचर संख्या से गुणा और चर संख्या का चर संख्या से गुणा। अब चर संख्या में सेम सेम वाला होगा तो करेंगे ना। ठीक है, x है तो x वाले के साथ, y है तो y वाले के साथ, xy है तो xy वाले के साथ। तो चर का चर के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब x की घात 1 x की घात 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना बन जाएगा? x की घात 3 घातांक के नियम से। कौन सा नियम लगाते हैं घातांक का? x की घात 1 गुणा x की घात 2 बराबर x की घात 1 धन 2, यानी कि x की घात 3। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक, है ना। सबने पढ़ा हुआ है 10वीं तक इसको।
चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन ले, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं हम। यानी कि हम ले लेते हैं इसको 2x+5, और दूसरे वाले को ले लेते हैं 4x² - 3। ठीक है। अब इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका एक एक करके गुणा करेंगे, है ना। पहले इस 2x का पूरे के साथ गुणा करेंगे, फिर इस 5 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। पहले इस 2x का गुणा पीछे वाले जो बीजीय व्यंजक है उसके साथ में करेंगे, बीच में जो चिन्ह है उसको यहाँ पर जस का तस लिख देंगे। फिर 5 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, इस पीछे वाले व्यंजक के साथ में। अब जैसे हमने उसमें किया था ना, घटाने वाले में, यहाँ पे जो चिन्ह था उसका आपस में गुणा कर दिया था अंदर में, उसी तरीके से यहाँ पर जो है उसका आपस में गुणा कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2x × 4x²। फिर इस 2x का इस ऋण 3 के साथ में भी गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसको खोल देते हैं पूरा। तो 5 × 4x², ऋण 5 × 3। ठीक है। चलिए, इनका आपस में गुणा करें तो चर संख्या का चर संख्या का, अचर संख्या से अचर संख्या का। तो 4 दूनी हो जाएगा 8, x⁻1 x⁻2 यानी x⁻3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, x² ऋण 5 तिया 15। क्या यहाँ पे ऐसा है जिसका कुछ जोड़ी बन रहा हो, नहीं बन रहा है। इसको बस हम थोड़ा सा क्रम से जमा देते हैं। ध्यान रखिएगा, बीजीय व्यंजक में क्रम से जमाना कंपलसरी है। इस तरीके से चर के घटते हुए घात में हम उसको जमाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से ये बन गया और समझ में आ गया हमको, है ना। अब देखते हैं गुणनखंड करना। ठीक, ये है आपका क्या, गुणा। अब हम सीखते हैं गुणनखंड करना। यानी कि जो बीजीय व्यंजक बड़े घातों में दिए रहते हैं, गुणनफल दिया होता है, जैसे कि ये आया था हमारा, उसको हमको छोटे छोटे हिस्सों में इस तरीके से तोड़ना है। किस तरीके से, जैसे ये 2x-5 4x² - 3, इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है उनको। चलिए तो देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। x² और ऋण 5x धन 3। चलिए, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसको तोड़ने का जो मध्य पद रहता है ना, उसको कैसे तोड़ेंगे ये देखते हैं। मध्य पद को तोड़ करके इसका बीजीय व्यंजक हम निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 5x है, सबसे पहले देखिए इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या है, ऋण 5x धन 3। ठीक, चलिए, ये जो बीच का है ना, तो हमको ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका आपस में गुणा करने से, पहले इसको गुणा करके देखते हैं। 2 × 3 करने से कितना आ रहा है, 6। यानी ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनको आपस में गुणा करने से 6 आना चाहिए, और उनको जोड़ने घटाने से कितना आ जाना चाहिए, ऋण 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या हम खोजते हैं। ठीक है, जिनका गुणा करने से 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने से कितना आ जाना चाहिए, ऋण 5 आना चाहिए। ये दो चीजें हम याद रखेंगे। अब खोजते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। अगर हम 1 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाए तो 5 × 5 हो जाएगा, है ना। 1 और 6 का बना सकते हैं, या फिर हम ले सीधा किसको, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 को, तो 2 और 3 को आपस में गुणा करने से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन क्या इनको आपस में जोड़ने या घटाने से ऋण 5 आ रहा है, चिन्ह को ध्यान रखिएगा, मध्य पद में जो चिन्ह है वो ध्यान रखना है हमको। क्या इनको गुणा या भाग करने से, सॉरी, जोड़ने या घटाने से ऋण 5 आ रहा है, जोड़ने से तो आ रहा है, लेकिन घटाने से 5 तो आ रहा है लेकिन ऋण नहीं आ रहा है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऋण में लेना पड़ेगा। ठीक है, ऋण 2 और ऋण 3 का गुणा करने से धन 6 आएगा। ऋण 2
और ऋण 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऋण 5 बन जाएगा। यानी कि जो हमारा मध्य पद है वो किस रूप में टूट जाएगा, 2x², इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x ऋण 3x धन 3, सिर्फ इसको तोड़ा गया है। ठीक है, ये सिर्फ इसको तोड़े हैं, ऋण 5x को बस तोड़े हैं, बाकी किसी चीज को नहीं। ठीक है, अब इनका आपस में जोड़ी बना देंगे, इसको जोड़ी बना दो और इसको जोड़ी बना दो, तो यहाँ से जो जो चीजें कॉमन निकलेगी उसको निकाल देते हैं, 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा, एक एक्स इसके पास है, इसके पास 2x है, एक एक्स को बाहर निकाल दो, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एक तो एक्स बचा। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, ऋण 1 बचा, बच गया। यहाँ पर देखिए, ये ऋण को पूरा बाहर निकाल दे और ये 3 दोनों में कॉमन है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, ये x बचेगा, ये ऋण बाहर आ गया तो ये जो धन है वो भी क्या बन जाएगा, ऋण, ये 3 बाहर आ गया तो ये क्या बन गया, x। अब ये फिर से 2 पद बन गया, एक पद 2 पद, इन दोनों पद में कुछ कॉमन है क्या, है, क्या कॉमन है, x-1, ये कॉमन है, हमने इसको बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा, 2x, और यहाँ क्या बचा है, ऋण 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, 2x² ऋण 5x धन 3, जिसको हम x-1 2x-3 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ये फैक्टर्स कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, इसको आप जब गुणा करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ये आप सत्यापन खुद कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अभी कराएंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, टेट का क्वेश्चन है ये 2022 का। क्या दिया है हमको, कुछ विजय व्यंजक दिए गए हैं, आ, इन दोनों का 3 विजय व्यंजक दिए गए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो पहले दोनों के योग से तीसरे वाले को घटाना है ना, तो पहले दोनों का पहले हम योग करते हैं और फिर तीसरे वाले को उससे घटाते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 3x धन 2y धन 3z, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, 4x ऋण 6y धन 5z, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। चलिए, x और x जमाने का क्रम वैसे ही रहेगा ना, x के नीचे x रखिएगा, y के नीचे y, z के नीचे z। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और ये x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऋण में है एक धन में है तो घटेगा, है ना, घटने से क्या आ जाएगा, 4y बचेगा, बड़ा का चिन्ह लेते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋण 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जुड़ के कितना आ जाएगा, 8z। ठीक है, अब तीसरे वाले को इससे क्या कर देना है, हटा देना है, तो तीसरे वाले को इसके जस्ट नीचे उतार दीजिए ताकि थोड़ा सा समय बचे, 6x धन 7y ऋण 2z, क्या करना है हमको, घटाना है, और जब घटाया जाता है जो जो दूसरा वाला रहता है वो क्या हो जाता है, उसका पूरे अंदर का जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखते आए हैं, 4y धन 8z ऋण, इसको लिख दीजिए 6x धन 7y ऋण 2z। चलिए ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 4y प्लस 8z, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -6x माइनस 7y प्लस 2z हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z हो जाएगा। ठीक है, हल कीजिए इसको, x और x को एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x ऋण 6x फिर ऋण 4y ऋण 7y धन 8z और धन 2z। इन दोनों को हल करने से क्या आ जाएगा, x बस बचेगा, इन दोनों को हल करने से आ जाएगा कितना, 11y, इन दोनों को हल करेंगे तो 8 और 2 10z, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 11y प्लस 10z, कहाँ पर दिया है आपका ये, x माइनस 11y प्लस 10z, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक, कुछ और क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको हम समझते हैं, जानते हैं क्या पूछा हुआ है।
क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, यदि तीन बीजीय व्यंजक x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस वन दिए गए हैं तो इनके गुणन करने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। गुणा करना है ना? तो जो गुणा है, जोड़ना है, घटाना है, भाग है, कुछ भी हो, पहले दो चीजों का होगा, दो संख्याओं का होगा, दो बीजीय व्यंजकों का होगा, दो बहुपदों का होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम तीसरे वाले के साथ करेंगे। इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा था, पहले जो बहुपद थे उनको जोड़ करके तीसरे वाले को उसके साथ में घटाया गया था। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई का गुणा कीजिए। क्या ये सही क्रम है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये पहला क्रम होगा, है ना? फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इस तीसरे वाले के साथ में गुणा करेंगे, करेंगे वैसे ही, और उन दोनों का, तीनों का जब गुणा हो जाएगा तो उसको एक सीक्वेंस से जमा देंगे। तो x प्लस वाई तथा x माइनस वाई का गुणा कीजिए, ये आपका पहला हो जाएगा, है ना? प्राप्त बहुपद का क्या करना है, 2x प्लस वन के साथ में गुणा कर, ये आपका दूसरा काम हो जाएगा। फिर समरूप पदों को मिलाकर के सरल कीजिए, अंतिम गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये तो आपका चौथा क्रम ही होगा, है ना? और ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो यानी कि जे के एल एम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हमने गुणा अभी किया है ना? चलिए, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, एक बीजीय व्यंजक ये पूरा दिया हुआ है, तो इसके गुणनखंडों को गुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, ये हमको देखने हैं और बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, पहले एक बार पढ़ते हैं क्या दिया है। इस व्यंजक को हल करने पर गुणनखंड ये प्राप्त होता है। क्या होगा ऐसा, वो तो हमको निकालनी है ना? वो तो हमको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से गुणनखंड प्राप्त होगा, x माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये हमको प्राप्त होगा। यदि व्यंजक में x इज इक्वल टू ए प्रतिस्थापित किया जाए यानी रखा जाए, तो पूरे व्यंजक का मान शून्य हो जाता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। अगर हम x की जगह पे a रख दें तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए रख करके देख रहे हैं पूरे में, है ना? प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस ए। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, प्लस यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया है, शून्य हो गया। ये दो पद हमारे पास बचे हैं, ए स्क्वायर और बी माइनस ए, है ना? इसको गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा ए से करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, यानी कि ये वाला कथन हमारा क्या है, सही है। हमको चेक करना है कि कौन कौन से कथन हमारे सही हो सकते हैं। इस बहुपद में चर x की घात 3 है। क्या घात 3 है इसकी? जब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या घात 3 आएगी? यहाँ पे क्या दिया है, x की घात 2। जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं पूरा, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर ए। देखिए इसमें जो x की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 ही है, कभी भी 3 नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला कथन हमारा गलत है। ठीक, यदि अगला वाला देखिए, यदि इस व्यंजक में x इज इक्वल टू बी रखा जाए तो भी व्यंजक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। चलिए देखते हैं, b रख करके तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए। गुणा कर दें इसका आपस में, बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये का पूरा क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। इसको चेक करते हैं, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए। देखिए ये माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब
बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, यानी कि ये वाला पद भी हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है क्या, गुणांक किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसके सामने में 3 लिखा है, यानी कि ये 3 क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है। अगर यहीं पर 3 धन 2 लिखा रहेगा और एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 3 धन 2। क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो के है करेक्ट है, एम है वो करेक्ट है ना, के और एम करेक्ट है। और जे के बारे में हमको बताना है कि जे के लिए क्या सही होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो भी ऑप्शन देख करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारा के सही है, एम सही है, और के और एम के साथ में सिर्फ जे को चेक करना है, एल और एन तो कट गया, तो जिसमें भी एल होगा और एन होगा वो तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको क्या कर दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो इस लेवल पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको तभी कर सकते हैं जब आपको इसके बेसिक्स पूरे पता होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम बताना है। क्या दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब इसका गुणनखंड करना है और उसके बाद हमको बताना है। तो अब इसको तोड़ करके देखिए कि क्या हो सकता है। क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी कि एक इन दोनों का आपस में, ये लास्ट लास्ट वालों का आपस में गुणा करते हैं, तो 1 गुणित 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी गुणा करने से 24 आना चाहिए, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है हमको, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, है ना। अब इसका आइडिया बहुत सोचने के बजाय आप ऑप्शन से लीजिए ना। ऑप्शन में यहाँ पर 3 और 8 दिया है, क्या 8 या 24 होता है, होता है। क्या 8 और 3 को जोड़ने से 11 आता है, आता है ना, है ना। तो उन्हीं को ले हम फिर दूसरा नंबर क्यों खोजते रहे, 6 चौक 24 होता है, 6 और 4 10 हो जाएगा, लेकिन है ना। तो खोजने के बजाय जो ऑप्शन में दिया है उसी को उठा करके चेक कर लेते हैं। 3 और 8 का यूज हम आसानी से कर सकते हैं, तो लिख दीजिए 11x को क्या लिखा जा सकता है, 3x प्लस 8x प्लस 24। मध्य पद को तोड़ दिया हमने। अब यहां से x बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, x धन 3 बचा। यहां से 8 बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, x धन 3 बचा। अब यहां से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा x धन 3 बाहर निकल गया और बचा क्या, x धन 8। यानी कि देखिए ये हमारा क्या बन गया, गुणनखंड बन गया, है ना। तो x प्लस 3 x प्लस 8 ये करेक्ट है, ठीक। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनखंड 24 तथा योग 11 हो, ठीक। सबसे पहले पद में क्या किया था हमने, यही किया था, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रम नंबर 1 हो जाएगा। ये किया हमने, ये खोज लिया, है ना। बहुपद के गुणनखंड लिखिए, गुणन करके सत्यापित कीजिए। सत्यापन वाला काम तो सबसे लास्ट में होता है ना। सत्यापन वाला काम सबसे लास्ट में होगा, यानी कि ये वाला चौथा हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पर एम चौथे में ही है, ठीक। हमको कहाँ जाना है, के वन यहीं पर है, ठीक। ये दोनों में से होगा, ये और ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। फिर बहुपद के गुणनखंड लिखिए बोल रहा है। पहले गुणनखंड लिखेंगे कि पहले उसको करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसके गुणनखंड को लिखेंगे, फिर सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा और जे के बाद आ जाएगा बहुपद के गुणनखंड, ठीक है ना। ये क्या हो गए हमारे के, जे, एल और एम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस आपको जमाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है मध्य पद को तोड़ करके, है ना। क्या दिया हुआ है हमको, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस 20। अब ये जो मध्य पद है इसका ए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक। और यहाँ पर -20 और यहाँ पर 1, यानी 1 और ऋण 20 को गुणा करने से कितना आ जाएगा, ऋण 20। यानी गुणा करने से हमको ऋण 20 प्राप्त होना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं हमको खोजनी है।
जो ऑप्शन दिया है उसी में से चेक करते हैं। 4 और 5 को गुणा करने से कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20। ऋण आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब ऋण 4 और ऋण 5 को गुणा करने से कितना आएगा? 20 आएगा, धन 20 आएगा, धन 20 आएगा, है ना, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा, ऋण 4 और 5 इन दोनों को अगर लिया जाए तो ऋण 20 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 और ऋण 5 को गुणा करने से ऋण 20 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, निश्चित नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब उसको कैसे चेक करेंगे? बीच में क्या दिया है आपका? धन 1, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने या घटाने से धन 1 आना चाहिए। ऋण 4 और 5 को देखिए, और 4 और ऋण 5 को देखिए, इसमें से धन 1 कौन सी कंडीशन में आएगा? अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, धन 1 आएगा, है ना, बड़ा का चिन्ह लेते हैं। और इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा वाला? ऋण 4 और 5 वाला। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऋण 4 और 5 वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए, तो आगे हम देखते हैं इसमें बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। बहुपद का शून्य, शून्य से अर्थ है ऐसी वैल्यू जहां पर जाकर के हमारा बहुपद शून्य हो जाए, पूरी तरीके के शून्य हो जाए, है ना। ऐसी वैल्यू हमको रखनी है। अब ऐसी वैल्यू किसकी रखेंगे? तो जो चर संख्याएं हैं उनकी रखनी पड़ती है। अचर संख्या को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी किया जा सकता है वो चर संख्याओं के साथ ही किया जा सकता है। इसको समझते हैं एक आध एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि यदि हम ले लें 3x-6, अब इस पूरे बहुपद को हमको बनाना है क्या? शून्य, यानी कि इस x का हमको ऐसा कोई मान रखना पड़ेगा जिससे ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो ऐसा कौन सा मान हो सकता है जिससे ये पूरा का पूरा शून्य हो जाए? मान लेते हैं हम x बराबर रख देते हैं, हम क्या रख दें यहाँ पर? x बराबर रख देते हैं 2। ठीक है, अब इस बहुपद को कुछ नाम दे देते हैं, पी एक्स टाइप, है ना। पी एक्स बराबर हमने 3x ऋण 6 लिया है, जहां पर हमने माना क्या? x बराबर 2 रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त हो जाएगा? P2, x की जगह पे हमने 2 रखा है तो P2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 × 2 ऋण 6, यानी कि 3 दूनी 6 और ये ऋण 6, ये क्या हो गया? शून्य। यानी कि यदि हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारा दिया हुआ जो बहुपद था 3x ऋण 6, वो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। इसी 2 को हम क्या कहेंगे? अब शून्यक कहेंगे। कौन सी बहुपद के लिए? इस दिए हुए बहुपद के लिए। सबके लिए काम नहीं करेगा, सब हर एक बहुपद के लिए अलग अलग क्या मिल जाएंगे हमको? शून्यक मिल जाएंगे, है ना। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे इसकी जो डिग्री है, घात है, x की घात है, इस पूरे बहुपद की घात कितनी है? 1, यानी कि इसका हमेशा कितना बहुलक, सॉरी, कितना इसका शून्यक मिलेगा? एक ही शून्यक मिलेगा। इसके अलावा यदि यही घात 2 होती तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसके मैक्सिमम कितने में मिल जाएंगे? 2, 2 शून्यक मिलेंगे इसकी। अगर यही x की घात 3 रहता तो मैक्सिमम इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। जितनी घात बढ़ते जाएगी शून्यकों का विस्तार भी उतना ही होते जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए कुछ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, पी एक्स बराबर दिया है x² -3x-4, बहुपद का एक मान होगा, क्या रखा जाए इसका मान? ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? ये सारे वैल्यूज रख करके देखते हैं कि किसमें इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वही उसका मान हो जाएगा, है ना। तो देखिए, शून्य रखने पर क्या आ जाएगा? शून्य अगर रखें x के जगह पे तो शून्य का स्क्वायर -3 × 0 -4, क्या आ जाएगा? ये शून्य माइनस शून्य और ये -4, यानी कि कितना आ जाएगा? -4। तो क्या इस बहुपद का मान यहाँ पर शून्य आया?
नहीं आया, है ना। यानी कि शून्य तो इसका एक शून्य नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं, 4 रख के देखते हैं। तो 4 स्क्वायर -3 × 4 -4, इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 16 -12 -4। ये कितना आ जाएगा आपका, ये इधर से 16 हो गया और ये इस साइड से 16 हो जाएगा, 16 -16 यानी कि 0। तो 4 जो है इसका एक शून्य हो सकता है। बाकियों को चेक कर लेते हैं, क्या क्या इनमें से कोई और है जो इसका मान को सेटिस्फाई करता है। -4 रख करके देखें अगर, तो -4 का स्क्वायर -3 -4 -4, ये तो हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा +12 और -4, ये कितना आ जाएगा आपका 16, ये कितना आ जाएगा आपका 16, और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 24। ठीक, यानी कि ये वैल्यू नहीं आएगी। एक तो नहीं आ सकती, यहाँ पे -4 है ना, एक नहीं आ सकेगा। यहाँ पे 3 है, 3 भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी हमारा सही जो आंसर है वो क्या है, 4। ठीक है, इस वैल्यू के लिए इस बहुपद का मान हमको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये सीजीपीएससी में आया हुआ है ना 2020 में। ठीक, चलिए, यदि बहुपद x² + 3x + p का एक शून्यक 2 है, ऑलरेडी दे दिया कि एक शून्यक उसका 2 है, इसकी घात कितनी है 2, यानी इसके शून्य मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, उसमें से एक को दे दिया है। अब एक को दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जो चर पद आने वाला, अचर पद आने वाला था, उसको इसने हटा दिया है। उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल पी। उस कैपिटल पी का हमको मान निकालना है। तो इसमें पूरे में क्या रख के देखिए, बोल रहा है ना शून्य 2 है, यानी 2 रखने पर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हमको समीकरण क्या दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, x² 3x + p, है ना। इसका एक मान क्या दिया है हमको, एक शून्य क्या दिया हुआ है, 2, उस 2 को रखते हैं इसमें। तो ये 2 का वर्ग +3 × 2 + p। अब जब 2 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पूरा मान शून्य हो जाएगा, है ना। हल करते हैं इसको, ये 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4, 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये p का p = 0। इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 10 + p = 0। p इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, -10। p बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 10। यहाँ पर कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है -10। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से शून्य का उपयोग करके हम बहुपदों का मान निकाल सकते हैं, या फिर बहुपद में अगर कोई पद नहीं दिया है तो उसका मान भी शून्य की सहायता से निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस है ना ये। चलिए, क्या दिया हुआ है, f(x) = 2x² - 3x + k, तथा f(3) = 0, तब k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए f(3) = 0, यहाँ पर क्या होना था, ऐसा होना था ना, f(x), x की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और जब 3 रख दिया जाता है तो उसका पूरा का पूरा मान क्या हो गया है, शून्य हो गया है। अब जब ऐसा कंडीशन बनता है, तो अभी हमने शून्यक में पढ़ा, ऐसा मान जिसपे पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो शून्य कहलाता है। यानी कि ये जो 3 दिया हुआ है वहां पर, वो क्या है, उसका शून्यक है ना। इसी मान को लेकर के हम इसको हल करेंगे। हमको दिया है f(x) = 2x² - 3x + k। अब जब f3 रखा जाता है तो इस पूरे का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। रख देते हैं x का मान 3, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3, x के जगह पे रख दिए 3, k का मान हमको ज्ञात करना है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, हल कीजिए इसको, ये हो गया 2 गुणित 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये k बराबर 0।
फिर 9 दूनी 18 -9 प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हल करें, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, आपको 9 बचा, प्लस का क्या बचा है, के बचा है ना। प्लस के इज इक्वल टू 0, यहां से के का मान कितना आ जाएगा, -9। पक्षांतर कर देंगे तो 9 उस साइड जाकर के -9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसी क्वेश्चन एक और आया हुआ है सेम एग्जाम में, है ना। एक 2021 का एग्जाम हुआ था, एक 2018 का एग्जाम हुआ था, और लगभग सेम हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है, जी एक्स का मान दिया हुआ है, दो हमको बहुपद दिए हुए हैं, हमको निकालना क्या है, दोनों को आपस में मिला करके। तो ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, जो अंदर दिया हुआ है ना उसको पहले हल करेंगे। ठीक है, f(1) पहले निकालेंगे, f(1) यानी कि हमको f(x) हमको क्या दिया हुआ है, 2x + 3। हमको क्वेश्चन में यहाँ पे f(1) लिखा हुआ है ना, तो x के जगह पे 1 रख दीजिए, तो f(1) जब यहाँ पर 1 रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ये f(1) x के जगह पे 1 रखिए, ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 2 एकम 2 और ये 3, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 5, है ना। f(1) का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, f(1). f(1) का मान कितना आया है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, g5 हो जाएगा। अब जो g वाला हमारा बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद में क्या किया जाए, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 5 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये g5 3 × 5 + 2, क्या आ जाएगा आपका, 3×5 = 15 हो गया, और ये 2 का 2, यानी इसको सॉल्व करने से कितना आ गया हमारा, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है gf(1), इसका आंसर कितना आया, 17। अब इसमें देख लेते हैं 17 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें इसी में। टेट का क्वेश्चन है, ये टेट पे आया हुआ है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको मान रखना है। क्या दिया हुआ है, x = 1, y = 2 रखना है, और z = -3 रखना है, और इस बहुपद का हमको मान निकालना है। तो निकाल देते हैं, बहुपद क्या दिया है हमको, 2x3y, क्या दिया है, 2x3y -5x2y + 2 z। ठीक है, चलिए x के जगह पे क्या रखना है, हमको 1 रखना है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का क्यूब। y के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो × 2 हो जाएगा, -5, x के जगह पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू हो गया 2, +2, z के जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है। चलिए सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इनके घातों को हटा देते हैं, अब एक का घात तो कुछ भी रहे उतना ही आने वाला है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ पे 3 दूनी हो जाएगा 6, और धन और ऋण का गुणा करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ऋण 10 करेंगे तो हमको बच जाएगा ऋण 6, और ये ऋण 6 पहले से है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 12। कहाँ पर है आपका ऋण 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको क्या रखना था, इसमें मान रखने थे, है ना। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, इसमें बहुपदों का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम बचपन से भाग करते आए हैं, है ना? हम इस तरीके से भाग करते हैं, ऐसे बना करके। ठीक है, इसमें कौन सी चीजों को क्या बोला जाता है, ये अंदर रहता है उसे क्या कहा जाता है, भाज्य। बाहर जो भाग करने का काम करता है उसको कहते हैं भाजक। जैसे दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, धावक, है ना। उसी तरीके से भाग करने वाले को क्या बोलेंगे, भाजक। जिसका भाग करना है उसको क्या कहा जाता है, भाज्य। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, भागफल को, जो उत्तर आता है वो फल, और
नीचे जो बच जाता है वो क्या कहलाता है हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर जिसे कहते हैं, है ना। अब यहीं पर ये भाग जो एल्गोरिदम है उसको यहीं पर लगाया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, भाज्य को, डिविडेंड को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, पी एक्स से, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स। फिर डिविजर को जी एक्स से, भाजक को किससे, जी एक्स से, भागफल को किससे, क्यू एक्स से, इसको किससे, क्यू एक्स से, और रिमाइंडर को किससे, आर एक्स से। रिमाइंडर है इसलिए इसको आर एक्स से, ठीक है। इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब भागफल प्रमेय देखिए क्या बोलता है, भागफल प्रमेय, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनखंड के साथ में यदि शेषफल को जोड़ दिया जाए तब प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हिंदी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। इस तरीके से ये होता है हमारा क्या, भाग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, क्या, शेषफल प्रमेय। ये एक नोट आप हमेशा याद रखेंगे कि जो शेषफल की घात होगी वो हमेशा भाजक की घात से क्या होगी, कम होगी। शेषफल कम बचना चाहिए ना, अगर वो भाजक जैसा बच गया या उससे ज्यादा बच गया तो वो शेषफल कहाँ से कहलाएगा, या तो फिर हम गलत करते जा रहे हैं, तो ये याद रखने के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए, शेषफल प्रमेय देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अभी के लिए भी और बाद में भी जो हम इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे उसके लिए भी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, यदि किसी बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो जो प्राप्त शेषफल होगा वो पी ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में हम समझते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए, ये हमको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, क्या, पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2, इसको किससे भाग करना है, x-2 से भाग करना है, ठीक है। अब इस पूरे का कंपैरिजन हम यहां से करेंगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुपद पी एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलता है हमको, पी ए प्राप्त होता है, पी ए प्राप्त होता है, बहुलक टाइप का लग रहा है ना। जो ये ए है ये किसके जैसे काम करेगा, आपका चर संख्या के जैसे काम करेगा, जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर x माइनस ए लिखा है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में कई बार देगा क्या, x प्लस 2, x-2, x-2 है तो यहाँ पर a का मान तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर a का मान कितना हो गया, कंपेयर करने पर -2 हो गया, ठीक है। बस यही चीज ध्यान रखनी है, बाकी आराम से जैसे शून्यक बनाते हैं उसी तरीके से बन जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो यहाँ पर x-2 के लिए भाग दिया जाए तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा वो हमको निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं p ऑफ 2। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या निकाल लेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे, यानी कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रख देंगे, तो 2 रखने से क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 का 2, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 2, यानी कि ये हो गया 12, P2, यानी इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर रिमाइंडर पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के देखते हैं। चलिए, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, बहुपद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस तरीके से कवर हो गए हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे समीकरण, राइट। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वाले क्लास में समीकरण के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कीजिएगा। पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिएगा, क्या बीजगणित के क्वेश्चन, बहुपद के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो आप फिर नीचे बताएंगे कमेंट में, ठीक है।